तो लेट अस स्टार्ट ए न्यू वीडियो। हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, खासकर जिसमें आपने पहले मिनरल रिसोर्सेज के बारे में था। अब जो वीडियो जा रहा है आज यहाँ रिसोर्स ही भी है, लेकिन ये हम लोग एनर्जी रिसोर्स पे बात करेंगे। ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट आपने देख लिया है एनर्जी रिसोर्स का, जिसमें हम लोग कोल और पेट्रोलियम के बारे में बात किए थे। यहाँ बेसिकली एक तो 100% नॉन रिन्यूएबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी है इसमें, लेकिन उसके बाद जो है सो रिन्यूएबल एनर्जी पर बात करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है प्रीलिम के ख्याल से शायद उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोकस प्रीलिम जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मेंस को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर, चूंकि इसमें कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं इसमें। तो न्यूक्लियर एनर्जी को थोड़ा सा हम हल्का सा कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, ताकि उसका मेंस में आगाए तो आंसर आप कर सकें। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में जरूरत पड़ेगा, हालांकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया, मेंस लिए नहीं बनाया गया, लेकिन तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी आखिर है क्या? सबसे पहली चीज तो यही आती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। किसी भी एटम से न्यूक्लियर एनर्जी जो निकलता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब सवाल आता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन आगे है, तो एक बार बात कर लेंगे। तो न्यूक्लियर, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी मेरा तो दो टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिक विखंडन, और दूसरा होता है नाभिक संकलन संलय। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज मतलब कि जुड़ना, और फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक। तो एक में जहां न्यूक्लियस मेरा ब्रेक हो रहा है, और एक में जहां हमारा दो न्यूक्लियस जुड़ रहे हैं। तो जब दो न्यूक्लियस जुड़ेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब एक न्यूक्लियस टूट कर दो न्यूक्लियस बनेगा, या दो एटम बन जाए, कह लीजिए, इसको ऐसे कह सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे फ्यूजन। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस हेवी एटम, तो जाहिर सी बात है ये टूटेगा कब? जब हेवी एटम होगा तभी टूटेगा। तो न्यूक्लियस फ्यूजन जब भी होता है तो हेवी एटम, और फ्यूजन जब भी होगा तो लाइट एटम। जो लाइट एटम को जुटना आसान होता है और हेवी एटम को जुटना मुश्किल होता है। तो प्रोसेस क्या है? अब हम लोग बात कर ले न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम लोग जो है सो, और कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह भी अभी चल रहा है, लेकिन मेन क्या इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा चीज है जब उसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी हम मिल रहा है, और उसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं कमर्शियल पर्पज से और अदर पर्पज से। तो पहला चीज क्या चाहिए आपको? एक हेवी न्यूक्लियस चाहिए। तो हेवी न्यूक्लियस खासकर जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम की बात करते हैं। यूरेनियम ऐसा कोई, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इस टाइप का कोई भी रहेगा, तो जिसको अगर तोड़ा जाएगा तो उसमें से हमारा एनर्जी रिलीज होगा। अभी टूटेगा कैसे? तो ये टूटता है जब इस पर जो है सो न्यूट्रॉन से अटैक किया जाता है। न्यूट्रॉन से जब बम्बार्डिंग किया जाएगा तो क्या होगा कि ये ब्रेक होगा, और उसमें मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, ये है आपका न्यूक्लियर, जैसे एक फ्यूजन की बात अगर मैं करता हूँ, जैसे ये आपका देख रहे हैं कि एटम है। ठीक है, ये हो गया आपका यूरेनियम मान लीजिए, यहाँ से न्यूट्रॉन जो है इस पर बम्बार्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन से क्या हुआ, ये ब्रेक होता है और दो पार्ट में हमारा ये बढ़ जाता है। लेकिन अब एक चीज और होता है कि सिर्फ दो पार्ट में बढ़ता ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और न्यूट्रॉन भी हमारे बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन जो बाहर निकले, अब हम यूज क्या किया? एक न्यूट्रॉन यूज किया, लेकिन उस एक न्यूट्रॉन से हमारा क्या हुआ कि और भी न्यूट्रॉन बन गया। अब ये जो न्यूट्रॉन जो बना, ये भी तो फिर और भी जो यूरेनियम उससे भी अटैक, उस पर भी अटैक करेगा, फिर फ्यूजन होगा।
तो अब क्या होता है कि इस प्रकार का जो है सो, और जब जब ब्रेक होगा यूरेनियम, तब तक जो है सो नया न्यूट्रॉन बनता चला जाएगा और फिर वो दूसरे एटम को अटैक करता जाएगा। मतलब कि एक तरह से जब तक न्यूट्रॉन बन रहा है और बम्बार्ड कर रहा है, तब तक ये रिएक्शन हमारा एक चलता रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं दिस इज अ चेन रिएक्शन, है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये मेरा ये चेन रिएक्शन की तरह एक काम करने लगता एक जो बाकी है उसको भी डिवाइड कर है। मतलब दो भागों की, हाँ उसको भी हाँ, डेफिनेटली अलग करेगा। डिवाइड कर। हाँ, तो अब यहाँ पर कहते हैं कि अब ये जो चेन रिएक्शन की बात में किया, द रिलीज न्यूट्रॉन्स गो ऑन टू हीट अदर हेवी न्यूक्लियस कॉजिंग फर्दर फ्यूजन। तो जाहिर सी बात है फ्यूजन अब क्या होगा इसको, अब जो चेन रिएक्शन होगा या तो कंट्रोल होगा या ये अनकंट्रोल। जब ये कंट्रोल्ड होता है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज कंट्रोल में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उस एनर्जी को आसानी से यूटिलाइज करके हम बहुत से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गया तो जाहिर सी बात है कि उसको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं रहता है। उस रिएक्शन पे इतना तेज फास्ट होता है और इतना ज्यादा एनर्जी निकलता है कि उसको हम लोग वो आउट ऑफ हमारे कंट्रोल। तो वही प्रोसेस वही चीज आता है हमारा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, तो वही हमारा एटॉमिक एक्सप्लोजन या एटॉमिक बम का वो कारण बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज समझ में आ गया कि जो न्यूक्लियर जो फ्यूजन है, यही हमारा क्या है कि एटम बम इसी से बनता है। और जितने भी हमें न्यूक्लियर प्लांटों की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर काम को, सब हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन का ही एक रोल है। क्या अभी मैं आगे बढ़ूंगा कि मैटर में जैसे आपका यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम, ये सब हम सब आगे आएंगे। अभी यहाँ पर फिजाइल मेटल क्या है या फिर और मेटल है और मैं बाद में बात करूँगा थोड़ा देर बाद। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या कहा जाएगा, जब दो न्यूक्लियस जुटेंगे, मतलब दो एटम का जन जुड़ रहा है। खासकर जितने भी हमारे सन स्टार इस समय जो रिएक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, यही है जहां पर कि हमें दो छोटे छोटे हमारे एटम जो है सो जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो एटम आपको जुड़ते हुए नजर आए, ठीक है। यहाँ पर है टाइटेनियम है, ड्यूटेनियम है, ये दोनों जो है सो ज्वाइन होकर एक बड़ा एटम में कन्वर्ट होता है ना। जैसे हीलियम बन जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन एटम मिल जाता है, हीलियम बना। तो यही रिएक्शन जो है हमारा जब तक सन में चलते रहता है तब तक मेरा सन का लाइफ रहता है, जो हम लोग ज्योग्राफी में पहले भी देख चुके हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है वो बेसिकली वहां पे होता है जहां पर कि हमें रिएक्शन जो है सो यहाँ पर कि हमें एक बड़ा एटम बनता है और उसे काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है। लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या है कि हमें काफी ज्यादा हाई हमें टेम्परेचर चाहिए, ये कम टेम्परेचर पे संभव नहीं है। और चूंकि सूर्य और तारा इसमें काफी हाई टेम्परेचर रहता है, इसलिए वहां पर आसानी से ये हो जाता है क्या। तो अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन है और न्यूक्लियर जो फ्यूजन है, दोनों में मोटा मोटी डिफरेंस तो आपको नजर आ गया होगा। तो अभी भी जो है हम लोग का अब इसके लिए क्या चाहिए, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए रिक्वायर्ड टू ओवरकम। क्योंकि दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है अगेंस्ट द रिपल्सन, इसीलिए जो है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ती है। अभी भी हम लोग इसमें अभी रिसर्च स्टेज में कैसे इसका काम किया जाए। एडवांटेज ये है कि फ्यूजन प्रोड्यूसेस फार मोर एनर्जी देन द फ्यूजन, ठीक है। मतलब कि जब मेरा फ्यूजन होता है तो फ्यूजन से कहीं बहुत ज्यादा एनर्जी हमारा रिलीज होता है। यही कारण है कि सन स्टार वगैरह का एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये अब उसी चीज को जस्ट एक थी हमारा एक कंपेरिजन चार्ट में हमारा, समझ रहे हैं ना। तो इसको तो आराम से देखा जा सकता है। इस फ्यूजन का मतलब टूटना होता है, इसका जुड़ना होता है। ये जनरली हैवी न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर लाइट न्यूक्लियस चाहिए। एनर्जी एनर्जी हाई रहता है, यहाँ वेरी हाई होता है। ये अब यूजली हम लोग पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। ये अभी रिसर्च स्टेज में है कि कैसे इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। हाईली रेडियो एक्टिव, जाहिर सी बात है कि लो रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन में तो होते हैं, यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तो होते नहीं है।
अब यहाँ से एक चीज आया, अब हम लोग कंसंट्रेट कर जाएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन पे। फ्यूजन पे जब कंसंट्रेट करते हैं तो सबसे पहले एक टर्म आता है कि आखिर जो हमने बात किया कि न्यूट्रॉन बम्बार्ड होता है मटेरियल हेवी न्यूक्लियर, तो आखिर क्या सभी हेवी न्यूक्लियस ये काम कर सकते हैं या नहीं, या कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक टर्म आएगा आपका फिजाइल मटेरियल, विखंडनीय पदार्थ। फिजाइल मटेरियल आता है और एक आता है फर्टाइल मटेरियल। तो फर्टाइल मटेरियल और फिर फर्टाइल और फिजल मटेरियल विखंडीय पदार्थ, दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि फिजन मटेरियल वो कहा जाता है जिसको कि जिसका हम लोग जो है जब उससे हम न्यूट्रॉन्स को टकराते हैं तो वो सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन हमारा स्थापित हो जाता है, समझिए। फिजन मटेरियल वो हुआ जिससे न्यूट्रॉन को जब टकराया जाता है तो वो चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। क्या हो गया? तो फिजाइल मटेरियल क्या होगा कि जब न्यूट्रॉन टकराएगा, बम्बार्ड किया जाएगा न्यूट्रॉन से उस पर, तो वो मेरा एक चेन रिएक्शन के रूप में सस्टेन कर जाएगा। ये पहला चीज। फर्टाइल मटेरियल उर्वर पदार्थ क्या हुआ? उर्वर पदार्थ वैसे पदार्थ है जो अपने रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर सकते, लेकिन उनमें एक कैपेसिटी होती है कि उनको हम फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते। अब क्लियर हो गया? फिजाइल मटेरियल और फर्टाइल मटेरियल। फिजाइल का मतलब होता है कि जो रिएक्शन जिससे रिएक्शन हो रहा है, सस्टेन हो रहा है चेन रिएक्शन। और फर्टाइल मटेरियल वो हुआ जो हमारा अपने तो नहीं कर सकते, लेकिन वो आसान वो कन्वर्ट किया जा सकता है फिजाइल फर्टाइल। तो उर्वरक पदार्थ और विखंडनीय पदार्थ, ये दोनों को आपको डरना। उर्वरक से मतलब है कि जो खुद नहीं करेगा लेकिन कन्वर्ट। जैसे कि आपका यूरेनियम 230, यूरेनियम में बहुत से आइसोटॉप्स हो गए, इस पर और ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, इतना जान लीजिए कि जैसे यूरेनियम 238 ये अपने आप में क्या है, तो फर्टाइल मटेरियल। फर्टाइल का मतलब क्या है कि इसको हम फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जैसे प्लूटोनियम 239 ये मेरा क्या है, ये फिजाइल मटेरियल। थोरियम 232 ये भी मेरा फर्टाइल मटेरियल है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है यूरेनियम 233, मतलब कि ये फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट। समझा गया? ये दोनों ठीक है हमारा। जो एक टर्म आप हमेशा यूज आता है यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम संवर्धन। मतलब कि हम जो है सो यूरेनियम, जैसे हमारे पास जो नेचुरल फॉर्म में यूरेनियम मिलता है वो क्या होता है, मोस्टली U38 और जो फर्टाइल मटेरियल है, और एक होता है U35, मतलब कि यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, इन दोनों का मिक्सचर में रहता है, जिसमें कि यूरेनियम 238 लगभग 99.7% रहता है और यूरेनियम 235 जो है 0.72। अब सवाल यह है कि लेकिन यूरेनियम 238 क्या ये फर्टाइल मटेरियल, और यूरेनियम 235 जो है हमारा फिजाइल मटेरियल। समझा गया? तो यूरेनियम संवर्धन का मतलब होता है कि इसमें हमको जो है सो यूरेनियम 235 का जो है सो परसेंटेज कम है, इसको बढ़ाना। तो जब हम यूरेनियम 235 का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो वो इस्तेमाल के लायक हमारा तैयार होता है, ताकि उससे हम न्यूक्लियर एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकें। है क्या? तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं संवर्धन स्तर और उपयोग। कम से कम अब 0.72%, इसको कहाँ ले जाना होगा, 3 से 5% हमको करना होगा। जब हम यूरेनियम का लेवल जब 3 से 5% कर देते हैं, तब जाकर इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गया? 15 से 20% जब करेंगे यूरेनियम 235 का, तब ये जाकर एक और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आएगा। अभी आगे देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और न्यूक्लियर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम क्या डिफरेंस पाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। हो गया? यहाँ पे 90 साथ दिया है इन्वेस्टमेंट का। क्या क्या? जैसे यहाँ पे यूरेनियम 0.2 7 2 235
हाँ, तो जो 0.27 है तो क्या ये कह रहा है कि कोई भी नेचुरल यूरेनियम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उस नेचुरल यूरेनियम में मैक्सिमम जो पोर्शन मिलता है यूरेनियम 238 का मिलता है, लगभग 99.27%। और रेस्ट पोर्शन जो है 0.72% ही यूरेनियम 235। बात समझ रहे हैं ना? मात्रा है इसका? परसेंटेज में इतना इतना मात्रा इसका रहता है, इतना हाँ, मात्रा इसका इसका। मात्रा है। तो लेकिन इतने मात्रा पे हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन सस्टेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें जो है सो वो मटेरियल फिजाइल मटेरियल, यूरेनियम 235 फिजाइल मटेरियल है और यूरेनियम 238 फर्टाइल मटेरियल। फर्टाइल। तो जब तक कि फिजाइल मटेरियल नहीं होगा तब तक चेन रिएक्शन होगा नहीं। तो इसीलिए हमको जो है सो उसको एनरिच करना, और मिनिमम जो है सो हमें किसी भी क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें यूरेनियम 235 का मिनिमम जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है सो 3 से 5% चाहिए। इसको और इनरिचमेंट कर। हाँ, इंगेजमेंट मतलब परसेंटेज यूरेनियम 235 का हमें बढ़ाना पड़ेगा, 0.72 से बढ़ा। तो 3 से 5% करेंगे तो उसको हम पावर प्लांट में, और 15 से 20% जब कर देंगे तभी हम उसको जो है सो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर 90% से ज्यादा इनरिच कर दिए तब जाकर वही मेरा एटॉमिक पावर हमारा वेपन के रूप में इस्तेमाल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इनरिचमेंट का महत्व कितना ज्यादा है। ये 3 मेथड है, उतना मेथड जानने की जरूरत नहीं है। गैस सेंट्रीफ्यूज, स्पिनिंग सिलेंडर सेपरेट लाइटर 35 फ्रॉम द हेवी 238। कहने का मतलब है कि ये गैस सेंट्रीफ्यूज सेंट्रीफ्यूज एक प्रोसेस है जिसके कारण कि हम क्या कहते हैं, दोनों आइसोटोप को हम अलग अलग करते हैं, तभी तो हमारा जाके एनरिचमेंट बढ़ेगा। गैस सेंट्रीफ्यूज मेथड इज मोस्टली, अभी तो मैक्सिमम जो यूज करते हैं वो इसी मेथड को यूज करते हैं। गैस डिफ्यूजन भी है, लेजर इन्वेस्टमेंट में 3 मेथड है, इस पर डिटेल नहीं जाएंगे, फिलहाल इतना है कि ये सब मेथड जिससे कि हम यूरेनियम को एनरिच करते हैं। अब जैसे कि क्या है मेरा, अब यहाँ पर ठीक है, ये एक रिएक्शन दिया गया है कि ये कैसे कैसे हमारा चेंज, जैसे क्या दिया सोर्स मेटेरियल, सोर्स में जैसे हमारा यूरेनियम 235 नेचुरल ओर में ही मिलता है, नेचुरली एग्जिस्ट 0.72%। यूरेनियम जो 233 ये भी फिजाइल मटेरियल है, इसका सोर्स हमारा यूरेनियम 232। इसको इसको हम जब कन्वर्ट करते हैं तो यूरेनियम 232 से ही बनता है, पहले यूरेनियम 233, उसके बाद ये प्लेटिनम बनता है, और तब जाकर ये 233 से हमारा यूरेनियम 233 हमारा बन पाता है जो फिजाइल मटेरियल। इसमें प्लूटोनियम 239 भी फिजाइल मटेरियल है, ये भी यूरेनियम 238 से बनता है। इसके लिए यूरेनियम 238 पर यूरेनियम 239 बनता है, फिर एमपी 239 बनता है, और तब जाकर हमारा प्लूटोनियम 239 बन पाता है। ये सारे ये प्रोसेस दिखाया गया है कि हम जो है सो फिजाइल मटेरियल ऐसे ऐसे प्राप्त हम कर सकते हैं। जैसे यूरेनियम, अगर यूरेनियम 235 का यूज करेंगे तो हम तो नेचुरल सोर्स से मिल जाएगा, बस उसको एनरिच करना पड़ेगा। अगर हम यूरेनियम 235 अगर फिजाइल 233 वाला यूरेनियम यूज करते हैं तो उसके लिए हमको थोरियम चाहिए, और चूंकि हम लोग के पास थोरियम बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। और प्लूटोनियम 239 यूज करते हैं तो हम यूरेनियम 238 से भी हम उसको ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्लूटोनियम 241 भी, ये भी प्लूटोनियम 239 से बनता है। तो अब हम लोग बात करें न्यूक्लियर मिनरल हमारा कि कहाँ कहाँ हमें मिल रहा है, समझा, आगे का प्रोसेस करेंगे हम लोग। तो भारत में वर्ल्ड का जस्ट 2% ही यूरेनियम हमारे पास है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज लिमिटेड, तो इंडिया को ज़्यादातर बार हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हमें इंपोर्ट पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। जो हमारा मेजर यूरेनियम डिपॉजिट है वो झारखंड में, शिवू में, जादूगोरा माइंस में, हजारीबाग हमें यहाँ से मिलता है। बिहार में भी, गया में इसका ट्रेसेस, चूंकि बिहार का इसे काफी इंपॉर्टेंट है। फिर राजस्थान में उदयपुर माइंस कॉपर माइंस के साथ मिले हैं, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में मिले हैं, और आंध्र प्रदेश में कटप्पा डिस्ट्रिक्ट में।
तो ये हमारा है जहां से यूरेनियम हम प्राप्त हो सकता है डोमेस्टिकली, घर के अंदर। की एरिया हमारा ये है जादूगोड़ा प्रांत शिवभूमि। जिस प्रकार आपको ये पता चल गया कि हमारा यूरेनियम कहाँ से मिलता है। बाकी यूरेनियम जो इंपोर्ट करना पड़ता है, रशिया, कजाकिस्तान, फ्रांस, उज्बेकिस्तान, यहाँ से हम लोग को यूरेनियम हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू इंपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से हम इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो कजाकिस्तान में लगभग 41% शेयर जो है सो कहाँ का है, तो कजाकिस्तान में। ऑस्ट्रेलिया में 13% है, कनाडा में 8%। यही 3 कंट्री मिलाकर लगभग थर्ड वर्ल्ड का यूरेनियम माल है। अब बार बार सुन रहे हैं कि जैसे इराक, ईरान वगैरह में, पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बार, तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर जाने के लिए, वेपन बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट होना चाहिए। तो इसी में ईरान भी लगा हुआ था कि अपने 90 एनरिच कर ले ताकि न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन बना सके। क्या हुआ वो तो डिटेल तो आया नहीं है, इस बात को थोड़ा सा ये सब यहाँ से आपको। मोनाजाइट सैंड, मोनाजाइट रेत जो है, ये रेडिश ब्राउन फॉस्फेट मिनरल फाउंड इन द बीच सैंड। ये क्रिटिकल रिसोर्स ऑफ इंडिया भी है। इसमें थोरियम लगभग 2.5% थोरियम। रेयर अर्थ मेटल भी 35 से 60% अर्थ ऑक्साइड में रहता है। बाकी और भी जरूरत नहीं आ रही है। तो आंध्र प्रदेश में जो मोनाजाइट थोरियम का जो सोर्स मिला है वो हाईएस्ट हमारा है। ठीक है, तमिलनाडु, ओडिशा और केरला, यहाँ पे हमको मिलता है। केरला कोस्ट, विशाखापत्तनम कोस्ट एंड अदर महानदी डेल्टा इन ओडिशा प्राइमरी लोकेशन। यहाँ पे हमें थोरियम मिलता है। थोरियम इज कंसीडर्ड फ्यूजन ऑफ इंडिया न्यूक्लियर रिएक्शन ड्यू टू एबंडेंस, प्रचुरता के मात्रा कारण जो है सो थोरियम को हम लोग फ्यूचर रिसोर्स में बात करते हैं। थोरियम इज 3 to 4 टाइम ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है rather than की यूरेनियम। इंडिया possesses one of the largest thorium reserve. थोरियम इज फर्टाइल है, लेकिन उसको फिजाइल नहीं है, तो उसको तभी यूज होगा जब फिजाइल में। ठीक, अभी आगे कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ नहीं मिलता, हमें ये खत्म हो गया मिनरल के बारे में। अब हम बात करते हैं रिएक्टर। तो रिएक्टर वो चीज होता है जो कि हमें क्या करता है कि एनर्जी को जो हमें यूटिलाइज करने का, पहला तक एनर्जी को एक्स्ट्रा एनर्जी निकलना और उस एनर्जी को यूज कर सके दूसरे जगह पर, ऐसा। तो दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो परमाणु रिएक्टर को सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण विधियां लगा ताकि चेन स्टेबल चेन रिएक्शन हमारा बना सके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियर आपका रिएक्टर का एक ओवरव्यू। यहाँ पर बहुत सा चीज नजर आए, जैसे कि ये देख रहे हैं कि एक ऐसे ढगाव टाइप का, स्कल टाइप का होगा। यहाँ पर देखते हैं कि ये यहाँ पर एक आपको रॉड नजर आए, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल रॉड। ये जो है सो हमारा रिएक्टर, और ये जो हीट एक्सचेंज का, यहीं पर बहुत सारे टर्म आपको रहे। ये ऊपर से ये ऐसा ऐसा तार तार ऐसे देख रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ कि ये इसको नीचे करेंगे तो नीचे चला जाता है, ऊपर करेंगे तो ऊपर चला, समझे ना। तो कंट्रोल रॉड हो गया, मॉडरेटर हो गया, ये सारे शब्द आपको अब आपको नजर आए पानी में चल। तो सबसे पहले चीज क्या क्या चीज चाहिए? सबसे पहले तो कोई ना कोई फ्यूल चाहिए, जिसको ईंधन कहते हैं। तो जहाँ ऊर्जा उत्पादन के लिए विघटन गुजारने के लिए हमको ईंधन जरूरत पड़ती है। तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की हमें आवश्यकता है। पहला चीज इंजन समझ में आ गया हमारा, कैसे बनता है ये हम आगे चल के। फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि आइदर यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की आवश्यकता। इसका था एक मॉडरेटर, जिसको मंदक भी कहते हैं। हमारे विघटन को प्रभावी बनाने के लिए हमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन काफी फास्ट है, तो उसको स्लो डाउन कर। तो जो कहा जाता है कि जैसे फ्यूजन जो है सो हमारा, फ्यूजन जो है हमारा इफेक्टिव कब होता है या एफिशिएंट कब होता है, दो तरह का। या तो फास्ट न्यूट्रॉन
तेज न्यूट्रॉन काफी हाई एनर्जी रहता है, और एक कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन, जो एनर्जी उसका कम होता है। तो स्लो एनर्जी, तो कहा जाता है कि न्यूक्लियर फिजन जो होता है हमारा, जो यूरेनियम पे अटैक जो करता है हमारा, इससे ये जो है सो काफी एफिशिएंट होता है। अगर हम स्लो न्यूट्रॉन से अगर हम रिएक्ट करते हैं, समझे ना, तो हम देख रहे हैं क्या कि हमारा जो है सो थर्मल न्यूट्रॉन में, इसलिए इसको हम थर्मल थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहते हैं। क्या होता है? थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें न्यूट्रॉन को स्लो करना पड़ता है उस रिएक्शन को सस्टेन करना। तो न्यूक्लियर को तो जो न्यूट्रॉन होता है उसको स्लो डाउन कर करता है, तो ये मॉडरेटर है क्या? तो मॉडरेटर क्या करता है? हमें न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। अब आता है कंट्रोल रोड। कंट्रोल रोड का काम जैसे आपने यहाँ पर देखा, कंट्रोल रोड का काम क्या होगा, जैसे जैसे इसको नीचे दबाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या हमारी घटती चली जाएगी। ये ऊपर उठाएंगे तो न्यूट्रॉन ज्यादा फ्लो करेगा, जैसे पानी का नहीं होता है क्या उसको, जो गेट टाइप का कहते हैं, गेट उठाते हैं तो पानी ज्यादा फ्लो करता है, गेट कम करते हैं तो पानी कम फ्लो करता है, और उसको पूरा बंद कर दिया तो पानी नहीं फ्लो करेगा। तो जस्ट उसी प्रकार का है, ये न्यूट्रॉन का फ्लो जितना ज्यादा होगा, हमें जैसे रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो इस हिसाब से हम इसके जैसे पानी के प्रभाव को हम गेट के सहारे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम बेस कर सकते हैं, उसी प्रकार एक कंट्रोल रॉड के सहारे हम क्या करते हैं कि हम उस रिएक्शंस को हम कम बेस कर। अब अगर इसको पूरी तरह दबा देंगे, बंद कर देंगे, तो क्या कोई न्यूट्रॉन नहीं आएगा, जिसके वजह से हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो बंद करना होगा तो क्या करना पड़ता है, रॉड को हमें पूरी तरह दबा देना, दबा देंगे, इसको पूरी तरह नीचे चला जाएगा, ये बंद जाएगा। जैसे से ऊपर उठाएंगे वैसे वैसे हमारा न्यूट्रॉन आना शुरू होगा, हमारा रिएक्शन शुरू हो जाएगा। मॉडरेटर और कंट्रोल रोड में मॉडरेटर क्या करता है कि हमारे उसके स्पीड को जो है सो वो धीमे करता है। कंट्रोल रॉड का काम होता है उस सिर्फ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करता है, ज्यादा न्यूट्रॉन जा रहा है कि कम न्यूट्रॉन, और मॉडरेटर क्या करता है कि उस उसके स्पीड को खाली करता है, मैं धीमे करता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, इसलिए हमें जो है सो मॉडरेटर की जरूरत। अब किलो गए दोनों में, चलो ना। अब बाकी होता है कूलेंट और कंटेनमेंट। तो कूलेंट का मतलब क्या होता है, शीतल, मतलब कि जो हमारे जब एनर्जी निकलता है तो जाहिर सी बात है काफी हीट रहता है इसमें। तो अगर उसको हम ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक उसको हम कुछ कूल डाउन नहीं करें, तो इसलिए हमको उसको कूल डाउन करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, और उसीलिए जो है सो इसको हम लोग ये क्या करता है, उसमें से अनावश्यक हीट को अलग करता है, और इसी में हम लोग लिक्विड सोडियम भी यूज करते हैं, या CO और भी चीजें यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पानी भी यूज किया जाता है, जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ से आई एक पंप है हमारा, अब यहाँ से एनर्जी आ रहा है, अब ये जो है सो मैं टैंकर है, जब वो यहाँ से पास होता है तो क्या होगा, बहुत सारे इसके टेम्परेचर को ये कंट्रोल कर, और ताकि यहाँ से बाकी जो स्टीम बनकर इसको हम टरबाइन में जाकर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमें न्यूक्लियर रिएक्टर का ये एक छोटे तौर पर हमारा कैसे बनता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें बात क्लियर हो गया। थर्मल बनाम फास्ट रिएक्टर, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि हमें क्या करता है कि जहाँ स्लो न्यूट्रॉन यूज करते हैं उसको थर्मल प्लांट, और जो हमें फास्ट न्यूट्रॉन उसको फास्ट प्लांट, ठीक है, फास्ट रिएक्टर कहते हैं। रिएक्टरों को उनको उपयोग किया जाए न्यूट्रॉन की गति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, थर्मल रिएक्टर और फास्ट रिएक्टर। ये स्लो न्यूट्रॉन का उपयोग करते हैं, इसमें मॉडरेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो मॉडरेटर का काम क्या होता है, स्पीड को स्लो डाउन करना। जब हम फास्ट न्यूट्रॉन यूज कर रहे हैं, फिर वहां तो स्पीड की जरूरत ही नहीं है स्लो डाउन करने की, इसलिए वहां पर मॉडरेटर यूज नहीं है। तो यहाँ पर सीधे जो है सो कोई भी हम जो है सो यहाँ पर फास्ट न्यूट्रॉन, तो इस न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वैसी स्थिति में हम फास्ट रिएक्टर की जब बात करते हैं तो वहां पर हमें मॉडरेटर यूज नहीं। ये प्रेशराइज हैवी वाटर वैसे वाटर है, और तो इसमें जो है सो मानक ऐसे प्रेशराइज, जैसे प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, इसको जो है प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर कहते हैं। और ये प्रेशराइज वाटर रिएक्टर हुआ, तो चाहे हम हेवी वाटर का यूज करते हैं ठंडा करने के लिए, या फिर हम जैसा यूज करते हैं वैसा उसका नाम रहता है, उतना डिटेल में वो नहीं जा रहा, क्योंकि हर रिएक्टर पर अलग अलग हमारा मॉडरेटर है, ये है। तो
अब यहाँ पर क्या हो गया कि ओपन किया गया। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो रिएक्टर जो है ना, हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जितना फ्यूल हम कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा हमारा फ्यूल बनकर निकलता है। बात समझ रहे हो? जैसे अगर 5 ग्राम हम यूरेनियम अगर यूज करेंगे तो हमको 5 ग्राम से ज्यादा हमें यूरेनियम पुनः बन जाता है। तो ऐसे रिएक्टर को हम कहते हैं फास्ट रिएक्टर या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी हम कह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब हमें कम से ज्यादा फ्यूल मिलता है तो हम क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करते? बात समझ रहे हो? सवाल है कि नहीं? ये इतना एडवांटेज का तो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसके पीछे मेन रीजन ये है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर करने बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहला तो कंस्टेंट वहीं पर है कि 15 से 30% उसको जो है सो हमको एनरिच करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि हमें इसमें काफी हाई कॉस्ट है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो जाहिर सी बात है कि तो FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज वेरी एक्सपेंसिव और काफी उसको एडवांस मटेरियल और दिया, चूंकि इतना ना एनर्जी निकलता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल से काफी हाई दिया चाहिए। इस हिसाब से थर्मल रिएक्टर काफी सस्ता पड़ता है वाइडली। दूसरा, सेफ्टी कंसर्न, चूंकि लिक्विड सोडियम कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और लिक्विड सोडियम में आग लगना बहुत आसान है, इसीलिए जो है सो ये एक्सपोज टू एयर और वाटर, तो थर्मल रिएक्टर इस मामले जो वाटर बेस्ड होता है वो ज्यादा सेफ होता है थर्मल रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। फ्यूल रिक्वायरमेंट, FE आर रिक्वायर्ड टू एनरिच फ्यूल, काफी ज्यादा उसमें जैसा फ्यूल चाहे पोट्रियम 230 यूज करें चाहे यूरेनियम 235 यूज करें, जो भी है उसमें एनरिचमेंट लेवल काफी हाई, हार्ड टू प्रोड्यूस एंड हैंडल। थर्मल रिएक्टर जो है लो इन्वेस्टमेंट में हमारा यूज हो जाता है। लिमिटेड एक्सपीरियंस, दूसरी बात है कि फ्यू कंट्री है जो इसको यूज करके कमर्शियली यूज कर रहा है, डेवलपिंग कर रहा है। इसमें काफी ज्यादा इसमें हमको, और थर्मल रिएक्टर जो ऑलरेडी प्रूवन टेक्नोलॉजी है तो आसानी से यूज। वेस्टेज प्रोड्यूसेस प्लूटोनियम, इसमें क्या होता है कि एक प्लूटोनियम जो वेस्ट मटेरियल यूज निकलता है जो काफी ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न को, क्योंकि वेस्ट मटेरियल निकलेगा तो रेडिएशन निकलेगा, समझ रहे हो ना? वेस्ट मटेरियल उतना ज्यादा हानिकारक भी होता है। मेंटेनेंस रिलायबिलिटी, मोर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है और थर्मल में उतना ज्यादा मेंटेनेंस जो है। तो थर्मल रिएक्टर्स प्रेजेंट सेफ है, चीप है, रिलायबल है और फास्ट ब्रीडर फ्यूचर का है लेकिन एफिशिएंट बट कम। हो गया क्लियर? अब जो है सो अब सबसे हम इम्पोर्टेंट कहते हैं परमाणु कार्यक्रम, इंडिया न्यूक्लियर को। ये सवाल कई बार मेंस में रहा भी है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। परमाणु खोज को लेकर नीति निर्माण तक कुछ संगठन हमारे भूमिका नहीं, जैसे AMD एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्ट, इनका काम है परमाणु परमाणु खनिजों का एक्सप्लोरेशन करना, अन्वेषण करना। ठीक है, जैसे कौन सा चीज जो है जो पहले एक्सप्लोर होगा तो ना वहां निकाला जाएगा। डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी ये परमाणु नीति का पूरा पॉलिसी और पूरा उसका विकास का प्रबंधन। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो है जाहिर से तटीय तह बीच और मिनरल का। तो ये सारे कुछ है सो कभी ये हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म AMD क्या है, DAE क्या है, IREL क्या है। IREL का मुख्य केंद्र चवारा केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा, ये तीन हमारा हो सकता है क्वेश्चन में आ भी जाए बिहार से लेने से, इससे सरप्राइज। परमाणु कार्यक्रम जो है 3 स्टेज पे परमाणु कार्यक्रम का काम कर। पहला ये था कि सबसे पहले क्या था कि हमारा प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर स्टार्टिंग, क्यों? तो इसमें हमारा प्राकृतिक नेचुरल यूरेनियम ढूंढ ढांड कर लाया गया, तो इसमें जो है हेवी वाटर दिया गया और साथ ही साथ जो है हम क्या देखें कि बिजली उत्पादन तो कई रहे से एनर्जी यूज करके, और उसके साथ साथ उसमें प्लूटोनियम 239 का जो खुद एक फिजाइल मटेरियल है, इसमें यूरेनियम से बनाने की आवश्यकता हमें नहीं होती। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये हमारा दो रिएक्टर,
तो फास्ट मीडियम रिएक्टर पहली बात कर चुके हैं कि जितना हम डालते हैं उससे ज़्यादा हमें निकलता है। तो प्रथम चरण में जो प्लूटोनियम जो 39 जो प्राप्त हुआ था, उसको हम लोग क्या चाहते थे कि इसी को हम लोग आगे चाहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितना ईंधन खर्च होगा उससे अधिक पैदा कर, ये यूरेनियम 238 को यूरेनियम 239 में बदलता है। तो अब इसमें लेकिन फास्ट मीटर का जो स्टेज है वो भी आपको पता है, उसमें क्या होता है कि अभी इसमें और था डिटेल। अभी फिलहाल चरण की बात करेंगे। पहला चरण ये माना गया था कि हम लोग प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल करेंगे और प्लूटोनियम 239 को जो है सो सेकेंड स्टेज में ले जाएंगे, ताकि जो है सो वहां से और ज्यादा एनर्जी हम यूरेनियम 239 हम लेंगे। तीसरा चरण कहता है थोरियम रिएक्टर, भारत के विशाल भंडार को इस्तेमाल करें। तो यूरेनियम थोरियम 239 को यूरेनियम 233 में बदल, और इसमें हम लोग हेवी वाटर जो है सो उन्नत हेवी वाटर रिएक्टिव। थोरियम स्वयं भी फर्टाइल मटेरियल है, इसलिए इसको बदलने के लिए पहले इसको प्लूटोनियम की जरूरत है। यूरेनियम ऐसे नहीं बदलता है, ये तब बदलेगा जब इसमें हमको प्राप्त प्लूटोनियम की जरूरत। तो जो हमें प्लूटोनियम मिलता है सेकेंड स्टेज से या फर्स्ट स्टेज से, उसी से हम थोरियम को कन्वर्ट कर सकते थे फिजाइल मटेरियल। ठीक है, परमाणु भारत के परमाणु कार्यक्रम दूसरे चरण फास्ट मीडियम रिएक्टर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऊर्जा उत्पादन के साथ नया ईंधन भी बनाते हैं। इसमें यूरेनियम 238 क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और प्लूटोनियम 239 हमारा बनाता है, और यही यही हमारा फ्यूल एक्सचेंज। वर्तमान स्थिति क्या है, अब जैसे रिएक्टरों के प्रकार, भारत में थर्मल रिएक्टर अब सबसे ज्यादा है। ये रिएक्टर नेचुरल यूरेनियम को ईंधन में उपयोग करके बनाते हैं। अब ईंधन की स्थिति, भारत चूंकि दुनिया में लगभग 2% उत्पादन करता है, तो घरेलू उत्पादन हमारे पास बहुत सीमित है। अब क्या करना है, हम लोग क्या किए, ट्रांजिशन टू सेकेंड पे हम लोग क्या किए है कि हम लोग सेकेंड स्टेज में चले गए। भारत अब दूसरे चरण की ओर बढ़ रहा है। सेकेंड स्टेज में हम लोग मूव कर रहे हैं, जहां काला कप्पा तमिलनाडु जैसे प्रोटोटाइप फास्ट मीडियम रिएक्टर का संचालन बंद, और यही रिएक्टर के रूप में हमें प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल हो रहा, और उसमें प्लूटोनियम 239 बनता है। अब ये कि इस जो प्लूटोनियम 239 जो मिला है हमको, अब इससे जो है सो हमको थोरियम को कन्वर्ट करना फिजिबल मटेरियल। और यद्यपि भारत दुनिया का सबसे थोड़े भंडार है, और लेकिन इसे प्राथमिक तौर पे जो है सो तीसरे चरण में उपयोग करने की अभी तक वो तकनीक हमारा विकसित नहीं हुई है, ताकि हम उसको कंट्रोल में कर सकें। अब समझ में आ गया चीज बैठे से। कुछ टर्म हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे एक टर्म हमेशा यूज होता है क्रिटिकल। क्रिटिकली का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चल रहा है, तो कार चल रहा है, एक बार क्या होता है कार एक्सेलरेट रहा है, कार का स्पीड बढ़ रहा है। एक बार होता है कि कार अपने नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, माने कि यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, और दूसरा क्या है कि कार का स्पीड हमारा, तो उसको रिटार्डेशन का। तो यही तीन स्थिति जो है क्रिटिकली से सब क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ कि वहां कार का स्पीड धीमे घट रहा है, मतलब कि इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो स्लो डाउन हो, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या घट रही और रिएक्शन स्लो। क्रिटिकल का मतलब है कि न्यूट्रॉन की संख्या स्थिर स्टेबल है, मतलब कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से कार मूव कर, और सुपर क्रिटिकल का मतलब है कि कार का स्पीड बहुत ज्यादा, न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर टर्म तो क्लियर हो गया। अगर हम कह रहे हैं कि ये रिएक्टर क्रिटिकल पे चला गया, क्रिटिकल हो गया है, इसका मतलब क्या कि वो अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन। अब एक आता है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास कहा जाता है कि मिनिमम मास, हर चीज का होता है लिमिट होता है ना, तो न्यूनतम मात्रा जो सेल्फ सस्टेन रिएक्शन को मेंटेन कर सके। कोई ना कोई तो लिमिट होगा ना, मिनिमम होगा ना, तो उसी को हम लोग क्रिटिकल मास कहते हैं। क्रिटिकल मास क्या है, तो मिनिमम मास है जो सेल्फ रिएक्शंस को सस्टेन। ये बहुत चीज पर, डेंसिटी पर, आकार पर, इनरिचमेंट पे, प्योरिटी और टेम्परेचर।
इन चीजों पर ये क्रिटिकल मॉड। दूसरा होता है ब्रीडिंग रेशियो। ये सवाल भी एक आध बार पूछे हुए हैं कि व्हाट इज द ब्रीडिंग रेशियो, या ब्रीडिंग रेशियो पर क्या आता है, उत्पादित किया गया ईंधन, मतलब कि न्यू फ्यूल जो प्रोड्यूस हुआ और प्लस जितना कंज्यूम हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जो कंज्यूम हुआ है, अगर उत्पादन उससे ज्यादा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ब्रीडिंग रिएक्शन रेशियो क्या है, एक से ज्यादा हो जाएगा। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का क्या देखिएगा कि ब्रीडिंग रिएक्शन ऑलवेज एक से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जितना ईंधन हम खपत करते हैं उससे ज्यादा वहां उठा। बाकी थर्मल पावर प्लांट में रिएक्शन में हमारा ब्रीडिंग रिएक्शन ऑलवेज एक से कम होगा। जितना हम लगाएंगे उससे कम। अब समझ रहे? तो ये मेरा आपका न्यूक्लियर। कुछ कुछ और चीज अगर जानना है तो मैं ये देख लेता हूँ। ये मेरा फिलहाल जो है सो ये पूरा पूरा लिस्ट है कि वर्तमान न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ। जैसे नरोरा उत्तर प्रदेश में, प्रेशराइज हेवी वाटर। रावत भाटा आपका राजस्थान में, प्रेशराइज हेवी वाटर। कारक कारक ककड़ापार ये आपका गुजरात में प्रेशराइज हेवी वाटर है। तारापुर महाराष्ट्र में बॉइलिंग वाटर रिएक्टर भी है। कैगा ये कर्नाटका में प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। कालापक्कम में दोनों है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, थर्मल प्लांट और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो ये पूछ सकता है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारा कहाँ पर है। तो अभी इंडिया में एक ही जगह पर हो गया। इसीलिए जो है सर ये काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट तो हमको नहीं लगता है कि कोई इश्यू रहा होगा क्या। मोटे तौर पे तो आपका क्लियर हो गया। बिहार में कोई प्लांट है नहीं, इसलिए इससे बात करें उसमें फायदा। छोटा छोटा लगाने की बात हो रहा है, लेकिन बट एक जगह ठीक है। तो वही क्या, अब हम आते हैं पर रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्ट करते हैं शुरू। जो मेन चीज था वो था न्यूक्लियर रिएक्टर थोड़ा सा मन की थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। बाकी सब है उतना नहीं है, पूरा पूरा जो मोटे तौर पर आदमी लगभग चीज जानता है। भारत सौर ऊर्जा के लिए आदर्श क्यों, वाइड आइडिया। तो पहली बात है कि भागर जो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में है, तो इससे हमारा जो है सो यहाँ 200 से 300 दिन लगभग आसमान मेरा साफ रहता है और चार्ज प्रतिदिन 4 से 7 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर हमारा यहाँ सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है। भारत की वार्षिक क्षमता लगभग 500 ट्रिलियन की है सौर ऊर्जा सौर क्षमता। इसरो का निष्कर्ष है कि राजस्थान की तुलना में गुजरात सबसे अधिक विकल्प सौर प्राप्त है। मतलब कि इसरो ये मानता है कि राजस्थान से ज्यादा हमें कहाँ मिलता है सोलर एनर्जी हमारा रेडिएशन, गुजरात में। दो यूजुअली मेथड होते हैं। एक होता है हमारा सोलर फोटोवोल्टिक सेल, जैसे सेल होता है जैसे सूर्य की ऊर्जा पड़ेगी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, एनर्जी आपको निकलेगा और वहां से फिर उसको तो हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है और वहां से फिर उसको एसी में कन्वर्ट करके तो ये आपका सिंपलेस्ट है जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। देखिए इसकी एफिशिएंसी हमारे 20% होती है। कोशिश कर अंतरिक्ष में उपयोग के लिए 50% तक जा सकती है। दूसरा होता है सौर तापी असंख्य। ये क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर हम लोग डायरेक्ट सूरज की रोशनी यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं कि इसको हम लोग सूरज की रोशनी पहले मिरर पे ले जाते हैं और मिरर से तब यहाँ पर डाइवर्ट करकर उसे है ना। तो इसमें उसमें भाप बनती है, फिर से टरबाइन घूमता है और उससे बिजली पैदा। एक से डायरेक्ट बिजली पैदा हो रही है, एक से डायरेक्ट बिजली पैदा नहीं हो रही, बल्कि उसको हम लोग यूज कर रहे हैं बिजली को पैदा। एक है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन, इंटरनेशनल सौर एलायंस, चूंकि इंडिया द्वारा ही कंसेप्ट दिया गया था, इसलिए इसका थोड़ा ज्यादा मतलब बढ़ता है। कब हुआ था? 2015 में COP 21 पेरिस के दौरान ये डिसीजन लिया गया था। मुख्य ग्राम इसका कहाँ है? तो गुरुग्राम।
सदस्य कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित 121 देश जो है इसके मेंबर है। विशेष शब्दावली क्या, प्रधानमंत्री इन देशों को सूर्यपुत्र भी कहते हैं। तो सूर्यपुत्र क्या है, वो देश है जहाँ की सोलर एनर्जी आसानी से। भारत में जो प्रमुख जो सोलर पार्क है जहाँ से एनर्जी काफी ज्यादा, बिजली बहुत ज्यादा बनती है, तो ये हमारे जैसे सबसे पहला आपका क्या, राजस्थान। राजस्थान है, ठीक गुजरात में एनर्जी 7,000 मीटर, लेकिन इस मामले में हमारा राजस्थान तो 13.58 गीगावाट है। कर्नाटका में लगभग जो 7.5 आता है। गुजरात में जो है 6.2, उतना याद नहीं रखना, बस मेन चीज है एक सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना। कुछ कुछ टर्म्स आते हैं जो फैक्ट्स हैं। कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट। फ्लोटिंग सोलर का भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट जो है यहाँ पर तेलंगाना रामागुंडम। यह भूमि को बचाता और वाष्पीकरण करता है। नेट मीटरिंग उपभोक्ता द्वारा ग्रिड को भेजी गई अतिरिक्त बिजली का समायोजन, इसे शुद्ध खपत में जो शुद्ध खपत है उसमें ईजी होता है। कहने का मतलब है कि नेट मीटरिंग का मतलब क्या, अगर आपने सोलर एनर्जी लगाया है तो आपका कनेक्शन किसका, बिजली का भी, तो बिजली भी आ रही है और सोलर का। इसका मतलब ये हुआ कि जितना देर हम सोलर ऊर्जा का उपयोग होता है तो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, समझो ना। तो इसके कारण क्या, दूसरा चीज क्या होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जितना खपत उससे ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, तो उस बिजली को कहाँ भेज देंगे, तो ग्रिड में भेज देंगे। तो इसी कहता है शुद्ध खपत, मतलब नेट कंजम्पशन के, नेट मीटरिंग का मतलब यही है कि हम अतिरिक्त बिजली कितना ग्रिड को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सोलर पंप किसी के लिए उपयोगी, खासकर जो जैसे बाकी पंप है उसी की भी पंप का काम क्या, पानी निकालना, लेकिन उसके लिए बिजली से या तो बिजली से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ले या फिर सोलर। बाकी ठीक है, अपना निर्भर हिस्सा पे। भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति। भारत वर्तमान दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सौर ऊर्जा बाजारों में एक है। यहाँ का घनत्व 35 मेगावाट पर स्क्वायर किलोमीटर है। भारत की कुल सौर ऊर्जा का 75% ऊर्जा आपको किस में, हमारे भारत की कुल जो सौर ऊर्जा क्षमता की कितना गया, तो 75%, 75 गीगावाट जो है सो, मतलब कि इंस्टॉल कैपेसिटी जो है ना उसमें से 75 गीगावाट सिर्फ सूरज का है। भारत को पंचामित लक्ष्यों तक 2030 तक 500 मेगावाट बनाने का हमेशा लक्ष्य है। राजस्थान में सबसे ज्यादा है, उसके बाद गुजरात है। उस प्रकार हमारा जो है सो, हमारा पावर जो है सो, पावर प्लांट ऐसे इस कैपेसिटी का बना। अभी जो है सो देख रहे बदला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म क्या हो, जहाँ पर बिजली का उत्पादन होगा सूरज की रोशनी से। नवीनतम ऊर्जा न्यू टेक, भारत को अब फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और अग्नि 5 पीवी किसी के लिए ही मेरा इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि हम लोग जो है, और सबसे प्लांट प्लांट यहाँ रामागुंडम तेलंगाना में हो गया। बिहार की बात करें तो बिहार और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने तेजी से बढ़ाता जा रहा है। हालांकि बड़े राज्यों की तुलना में ये हमारा कम, चूंकि हमारे उतना ज्यादा नहीं जितना भौतिक बाकी जगह बन जाए यहाँ पर यूज कर सके। सोलर क्षमता बिहार प्रतिवर्ष 280 से 300 दीप खिली रहती है और इसी सौर ऊर्जा प्राप्त बनती है। फ्लोटिंग सोलर स्तर बिहार में कृषि भूमि की कमी के कारण सरकार जो है सो जल निकाय पर सोलर पैनल बनाने का ध्यान दे। दरभंगा बिहार के दरभंगा और सुपौल में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। पूछ सकता है कि बिहार में कहाँ पर स्थापित फ्लोटिंग सोलर पावर, तो दरभंगा और सुपौल। रूफ टूप सोलर आप देख रहे हैं कि बियाडा के द्वारा जो है सो रूफ हर घर में नहीं जाता है, आप छत पे सोलर प्लांट ये बेड़ा के थ्रू लगा, जो हमारा बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी।
बियाडा का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, हो सकता है। ठीक, रूफ टॉप लगा रहा है कौन? बियाडा। किसी क्षेत्र में पीएम कुसुम योजना तहत बिहार को किसानों को सोलर पंप ताकि सिंचाई का लागत कम। ऐसे बिजली चलता है, सोलर चलेगा तो आपकी लागत कम। ठीक है, ग्रिड कनेक्टिविटी होते हैं। कुछ और मेजर इनिशिएटिव जो इंडिया बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने स्वयं इथेनॉल पॉलिसी की लागू किया, जो हम पिछले वीडियो में देखेंगे। कजरी और बरहेटा, ये बिहार के उन स्थानों में शामिल है जहां महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा प्रस्थापित या कराने, मतलब या तो पूरा और कहाँ का तक कजेरिया, कजरी और बरहेटा, बरहेटा। नेट जीरो, बिहार 240 तक अपने ऊर्जा के क्षेत्र को काफी हद तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ये सवाल आ सकता है, बिहार कब तक जो है सो इंडिया 2070 तक, 70 2070 तक नेट जीरो भारत का, बिहार का 2040। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार सर्वे शिफ्ट एम्पैसिस टुवर्ड सस्टेनेबल पावर फॉर बिहार रिन्यूएबल, तो बिहार एनर्जी रिन्यूएबल जो बियाडा जो है, इसके माध्यम से जो है सो सस्टेनेबल पावर बढ़ रहा है, मतलब कंटिन्यू। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन द स्टेट हैज इंक्रीज टू 374, जो पर कैपिटा एनर्जी की जो एक स्क्वायर किलोमीटर जितना एनर्जी या पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो है 374 किलोवाट आवर। एक आदमी जैसे पर कैपिटा 1 घंटे में 374 किलोवाट आवर। फ्लोटिंग सक्सेसफुल वहीं गया, दरभंगा सुपौल लगी गया, रूफ टॉप वहीं गया, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट उसकी। ये जो है हमारा रूफ टॉप एनर्जी जो लगाने का बियाडा की मदद से। ग्रीन हाइड्रोजन, द सर्वे इंट्रोड्यूस द ड्राफ्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 में जो है सो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर आया। स्मार्ट मीटिंग तो हमारा हो ही गया जिसको, तो ये था मेरा सोलर। अब आप समझ सकते होंगे कि जो बिहार के जरूरी है, कुछ डाटा आ गया है बिहार में, और हमारा इस प्रकार से हमारा जो है सोलर एनर्जी पावर और साउंड। तो हम लोग बात करते हैं, अब बहुत कम बच रहा है आपका, एक बच रहा है बायोगैस। बायोमास, बायोमास ये आप लोग हर चीज हमेशा बात करते हैं कि बायोमास क्या, पौधों और जानवरों से प्राप्त नवीकरण कार्बनिक रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारा जानवर और पौधों से प्राप्त है। खासकर इसमें कृषि अवशेष, पशुओं का गोबर, वन अपशिष्ट और नगर निगमों का कचरा शामिल है। अब इनसे जैसों की सब चीजों को बायो एनर्जी हम बना सकते हैं। बायोगैस क्या है? एक नवीकरण ऊर्जा स्रोत है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक कचरे में अवायवीय एनारोबिक रिएक्शन द्वारा उत्पन्न होता है। कहने का मतलब कि इसको अगर हम लोग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर इसको हम लोग इसको यूज करें तो जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ से आराम से एनर्जी मतलब कि एक मिल जाएगा, अच्छा एनर्जी मिल जाएगा। कंपोजिशन में क्या क्या, जैसे ये आपका मेन कंपोजिशन टैंक है, कचरा डाला जाता है, फिर तो अब इसमें क्या है हमारा, पहले आने के पहले हम एक बात देख लें। बायोगैस मुख्य रूप से निम्नलिखित गैस है मिश्रण। मीथेन 55 से 70% हमारा क्या होता है, तो मीथेन होता है। 30 से 45% हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य में जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड या नमी की मात्रा बहुत कम हो, ये सब भी हमारा बायोगैस। जो इसके मेन पार्ट जो है, एक क्या होता है, गोबर गैस प्लांट भी करते हैं। पहला क्या होगा, मिक्सिंग टैंक, जहां पर क्या है गोबर और रसोई का कचरे का जो है पानी के साथ उसको क्या होता है, मिश्रित किया जाता है। डाइजेस्टर टैंक, इसमें क्या होता है, ये एक वायुरोधी टैंक है जिसमें कि मैथेनिजी बैक्टीरिया का कचरे का उत्पादन करता है। यही बैक्टीरिया जो है में क्या करता है कि ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट, यहाँ उत्पादित बायोगैस गैस होते हुए बायो उत्पादित गैस हमारा जमा होता है। 3 चीज मिला आपको। सबसे पहले एक मिक्सिंग टैंक चाहिए जिसमें कि पानी और जो कचरा और जो चीजें हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है उसको मिलाकर जो है उसको तैयार कर सके ताकि इससे हम एनर्जी। डाइजेस्टर टैंक का मतलब क्या हुआ,
यह एक वायु माने कि आपको एयर टाइट टैंक है, मतलब उससे हवा अंदर जाती है ना बाहर। इसको हम लोग क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को जो कचरे का अवघटन माने बैक्टीरिया क्या करता है कचरे को गैस होल्डर क्लियर है और आउटलेट अस्तर मतलब कहने का मतलब है कि और जो बची हुई गैस जो बाहर निकलती है उसको कैसे कहते हैं जाके उसको जैविक खाद में भी इस्तेमाल। लाभ क्या क्या है तो स्वच्छ ईंधन, इसका कैलोरी धुआं रहित जलता है इसलिए इसका कैलोरी मान थोड़ा ज्यादा है। अपशिष्ट प्रबंधन, पशुओं के गोबर और कचरे का निष्पादन करने के प्रदूषण। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे ऐसे समाज कभी रोड पे कभी यहाँ कभी वहाँ फेंका रहता है, वैसी स्थिति में क्या कि इसको हम अच्छा से अगर एक जगह इकट्ठा करें और तब उससे बनाए तो डेफिनेटली दोनों हमारा जो ऑर्गेनिक मैनुअल मिल जाएगा और ऊर्जा भी। ग्रामीण विकास, गांव में खाना बनाने और रोशनी के लिए सस्ता और सबसे आत्मनिर्भर ऊर्जा हम लोग बायोगैस को आगे। तीन तरह का होता है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि सीधे हमारा बायोगैस को बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास ईंधन का लकड़ी गोबर इस सब से जो आता है उसी का हम उपयोग करके हम लोग इसको बनाते हैं। उन्नत में क्या होता है, चारकोल यूज करते हैं। लकड़ी को जब लकड़ी को सीमित ऑक्सीजन में जब जलाया जाता है तो धुआं रहित होता है और वही से ताप से दक्षा के वही मेरा बायोगैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बायोगैस से ठीक है। इसके साथ ही तो हो गया बिजली और दोनों साथ। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है इसलिए यहाँ पर हमारा इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये क्या होता है कि एक जनरेशन गैप, जनरेशन कहने का मतलब है कि इसको जो है सो इम्प्रूव। स्टार्टिंग में हम लोग जो पहली पीढ़ी करते हैं वहां पर क्या होता है कि हम लोग कचरा उचरा ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, गोबर ये सब। दूसरा पीढ़ी क्या होता है यहाँ पर गैर गैर खाद कचरा, चूंकि आपका जैसे ऑर्गेनिक गोबर का गोठा हो क्या एक कैसे ये भी करें फर्टिलाइजिंग काम करता है। तो कहा क्या रहा है, तो ये जो हमारा दूसरी पीढ़ी जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करता है बेस्ट। जैसे कौन कौन है, तो चावल का भूसा, लकड़ी का चिप्स, नगर निगम कचरा, ये सारे के सारे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपका दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन, चाहे अभी जो बायोगैस बन रहा है वो सेकंड जनरेशन का है। और थर्ड जो है सो ये अलगी अलगी का इस्तेमाल करके हम लोग जो है सो बायोगैस को। तो अलगी इस्तेमाल करना थर्ड जनरेशन हो गया। आपका जो है सो चावल का भूसा या फिर लकड़ी का जो है सो जिप्स, ये सब हमारा या नगर निगम का कचरा, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन बहुत आसान है, गोबर गैस से उसी उठाकर ला हो जाए और भी जो कुछ कचरा होता है। सरकारी नीति, तो जैविक ईंधन पे नीति 2018 में बना। इस उद्देश्य का माल कच्चे माल के आधार को विस्तार करना और 2G एथेनॉल एथेनॉल संयंत्रों का वित्तीय सहायता प्रदान करना। दोनों काम, एक तो काम क्या है कि हमारा जो है कच्चे माल का के आधार पर इसका विस्तार करना, जहाँ जहाँ नहीं कच्चे माल करना। और दूसरा चीज क्या है कि 2G एथेनॉल संरक्षण के लिए विशेष सहायता प्रदान। गोवर्धन योजना, गोवर्धन पशुओं के गोबर और जैविक कचरे को बायोगैस और बायो एजेंसी में, मतलब जो गांव घर पे जो पड़ा रहता है उस सबको क्या किया जाता है, ये कन्वर्ट किसमें करता है, तो जो है सो आपको कन्वर्ट करता है बायोसी। रुको, इस्तेमाल किए जाने खाना पकाने के लिए कुकिंग ऑयल के रूप में इसका बायोडीजल कुकिंग ऑयल है, इसको रुको, जिसको हम लोग बायोडीजल में। बाकी तो वही सब है। हमारे यहाँ 25-26 में इसका अपार संभावना है। हम लोग जैसे खास कर जैसे कंप्रेस बायोगैस में बदल के वाहनों के ईंधन के रूप में सतत स्टार्टअप जो पहल है उसमें क्या बड़े स्तर पर बायोगैस को बायो कंप्रेस बायोगैस बदल के वाहनों के ईंधन के लिए उपयोग है। अभी हम सीएनजी इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें क्या है कि सीएनजी को हटाकर हम जैसे इसको इस्तेमाल। अब यहाँ से आता है आपका, ये खत्म हो गया। अब आपका आता है विंड,
सॉरी, ये करने के लिए एक चीज और बता दें, इसमें क्या है इसमें जो प्लांट लगाया जाता है उसमें कॉस्टिंग का थोड़ा सा पर क्यूबिक मीटर जो है सो एक क्यूबिक मीटर बनाने में लगभग जो है सो 2 से 3 सदस्य तो आराम से काम चल जाएगा। इसका लागत जो है 25,000 से लेकर 35। अगर 3 का काम करेंगे तो 4 से 6 सदस्य रहेंगे तो 40 से 55,000 लगेगा। और थर्ड जो है सो हमारा 3 से 4 3 क्यूबिक मीटर रहेगा, तो 4 से 8 से 10 सदस्य रहेंगे तो लगभग 60,000 से 80,000। ये जस्ट एक रफ एस्टिमेट है, ऊपर जो बिहार में बायोगैस को बढ़ा दे, बीएडा अपना काम कर रहा है। गोवर्धन हमारे यहाँ 25 राज्य में सरकार सामुदायिक प्लांट पर अधिक ध्यान दे। मतलब कहने का मतलब है कि एक होता है इंडिविजुअल प्लांट और एक होता है मेरा कम्युनिटी प्लांट, उससे पूरा कम्युनिटी हमारा फायदा। इसमें गांव या समूह के लिए बड़े प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे कि सरकार का लागत 70 से 90% तक वन आराम से कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इसमें जो है सो ये प्लांट अगर कम्युनिटी लेवल पर कोई भी प्लांट लगता है तो डेफिनेटली इंडिविजुअल से खर्च भी कम होता है और फायदा भी ज्यादा होता है। डेयरी फार्म के लिए, क्योंकि आपको पता है कि डेयरी फार्म में काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है वहां भी, इसलिए डेयरी फार्म में भी हम लोग बायोगैस का इस्तेमाल करने का चलता है। इसके लिए टेक्निकल और जैसे वित्तीय अनुदान भी। अब ये एक है सर, कुछ कैटेगरी में बात है जो सरकार सब जनरल कैटेगरी को 2 क्यूबिक मीटर में लगाने प्लांट लगाने के लिए 12,000 से 14,000 सब्सिडी। अगर SC ST और पूर्वोत्तर राज्य है जिनके लगभग 17,000 से 20,000 मिलता है। अतिरिक्त प्रोत्साहन यही बायोगैस प्लांट को शौचालय से जोड़ा जाता है, इसमें अतिरिक्त 1,500 से 2,000 मिलता है। अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी क्या है, जैसे कोई भी चीज मैकेनिकल चीज उसको घुमाएंगे तो क्या एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो विंड एनर्जी भी यही है, उसको काफी हाई स्पीड से घुमाते हैं उसके प्लेट को, उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो विंड एनर्जी का हम लोग क्या दिक्कत है कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई जगह है नहीं जहाँ काफी तेज हवा चलती है, लेकिन आपका जो है सो बाकी गुजरात जितना कोस्टल बेल्ट वहाँ बहुत ज्यादा तेज से चलती है। या कभी महाराष्ट्र जाते हो तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा बड़ा आपको छतरी टाइप का पंखा टाइप का। भारत दुनिया के 5 पवन ऊर्जा उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है। टॉप जो 5 कंट्री है उसमें इंडिया का इंडिया भी एक स्थान रखता है, ताकि जो है सो ये भी लगेगा कि विंड एनर्जी में अच्छा काम कर। ठीक है सर, और दे रहे जैसे ऑनशोर जमीन पे और ऑफशोर पानी के पानी पर, तो समुद्र में है। अब संभावित राज्य को गुजरात है, सबसे ज्यादा क्षमता कहाँ है, गुजरात का है हमारा, उसके बाद कर्नाटक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में वर्तमान में सबसे पहले स्थान पर लगभग 9600 मेगावाट का पावर प्लांट लगा हुआ है। वहाँ काफी तेज हवा चल रही है। और उसके बाद सेकंड में हमारा गुजरात आता है। अब बात आता है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर कुछ नहीं है, जब बिजली से जो होता है हमारा, जैसे पानी चल रहा है तो पानी जब गिर रहा है तो क्या उसमें कुछ करंट एनर्जी है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा बनाने। जैसे हाइड्रो पावर से सब लोग थर्मल हाइड्रो पावर इसी बात करते हो, तो काफी ज्यादा हमें ऊर्जा बनाना। बाकी तो अपना और भी है, टाइडल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी आपका क्या आता है, अच्छा चंद्रमा और सूरज की जो एनर्जी जिसमें टाइड बनते हैं, तो उसको अगर टाइड में क्या होता है, टाइड से पानी का फ्लो बहुत तेज, तो उसमें क्या होता है अगर उस फ्लो को हम टरबाइन बनाने चलाने में यूज करें, जाहिर सी बात है कि हमारा आराम से उस एनर्जी को टाइडल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। भूतापीय जियो थर्मल में आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर भाग में काफी ज्यादा आपको रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो वो रेडियो एक्टिविटी से उस रेडियो एक्टिव से हमारा हमेशा क्या होता है निकलते रहता है, उससे एनर्जी भी काफी। तो अगर खासकर उस क्षेत्र को अगर हम फाइंड आउट कर लें और वहां पे अगर हम इसके उपयोग करें, जाहिर सी बात है उससे भी एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि समुद्री तापीय ऊर्जा, समुद्र के पानी और गहरे पानी के बीच तापमान का अंतर होता है, और इस अंतर को इस्तेमाल करके हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं।
जो आपका प्रोजेक्ट जो है सो केरल में डिजिटल में लॉन्च किया। तो यही था पूरा एनर्जी चैप्टर, आज खत्म होता है एनर्जी का चैप्टर। तो ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें थोड़ा सवाल आ सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। तो नाउ यहीं पर हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। चलिए आप लोग का धन्यवाद, कि काफी बहुत बहुत धन्यवाद।